मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिसमें आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, किसी में 15 नंबर का आना, किसी में 20 का, तो उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो अभी तक एजुकेशन या टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया ये मिल जाए कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि उन्हें अभी यही कन्फ्यूज़न है कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या पूछा जाएगा। आई होप कि इन सारी वीडियो से आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। उससे पहले अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिस को और बेहतर करना चाहते हैं और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पैडागोजी नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका हम डेली रात को 9 बजे, ठीक है, पैडागोजी और सीडीपी या टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इससे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट मिसलेनियस जो क्वेश्चन होंगे उनके माध्यम से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ेगी। अब एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ, एक बनता है, समझ आती है कि उस सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। बट जब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन दिए जाते हैं तब आपको एक्चुअली में पता लगता है कि आपकी प्रैक्टिस या तैयारी किस तरीके की है। इसके साथ ही अगर आप प्रैक्टिस नोट्स या इतनी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए पैडल अब ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इसे हम सारे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं, ज़रूरी न्यूज़ हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। आई होप कि ये भी आप ज्वाइन करेंगे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से। बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 ने क्या कहा है। तो ये बात आप मानिए चलिए, आपका समावेशी शिक्षा, आपका आकलन, इससे क्वेश्चन आने ही आने, ये बिना क्वेश्चन आए रह ही नहीं सकते, ये ऐसे टॉपिक हैं, है ना। तो जो एनईपी ने आकलन के संबंध में जो बात कही है, क्या वो योगात्मक, मतलब जो आपने सबमिटिव एवोल्यूशन के नाम से पढ़ा होगा, क्या वो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है, एचपीसी के नाम से पढ़ा होगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, है ना, परीक्षा के लिए अधिगम है या पेंसिल पेपर परीक्षण है। तो जो एनईपी कहती है वो कहती है 360 डिग्री आपका आपको मूल्यांकन करना है बच्चे का। इसको आप रूब्रिक्स के बेस पे एक चीज़ चली है, इसको आप बहुआयामी प्रगति पत्र को एचपीएस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एचपीएस के नाम से जानते हैं। एचपीएस मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। आई होप आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिल गई हो। और आपका जो सबमिटिव है वो आपके सत्र के अंत में लिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि जो कथन ये कहता है कि जो ईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो सामान्य तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले पाए जाते हैं, या सेकंड कथन कहता है जो आईडी वाले बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। तो आपको बताना है कि पहला सही, दूसरा सही, या दोनों गलत। तो इसमें अगर बात करें कि क्या बात है, तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका ज़रूरी नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी होना, ये बात आप ध्यान रखें। क्यों? जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल या तो 70 होता है या 70 से कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले या एसएलडी वाले बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल या तो एवरेज होगा या अबव एवरेज होगा, उनका एवरेज से कम कभी आईक्यू होता ही नहीं है ना। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, कथन एक गलत हो जाता है। क्यों होता है उसकी व्याख्या मैंने आपको कर दी है। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका फैक्चुअल बेसिक है, आईडी वाले बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो 70 से कम होता है। उसकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं, जैसे आपका माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, या प्रोफाउंड हो गया, इस तरीके से वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट में बताई गई होंगी, आपने पढ़ी होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि डैश बच्चे अधिगम के किसी खास पक्ष को लेकर संघर्ष की अवस्था में होते हैं। तो वो किस मतलब डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर से बच्चे प्रभावित या इम्पेयरमेंट से बच्चे प्रभावित होते हैं, किसी खास पक्ष प्रभावित होता है। क्या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों का है, एसएलडी मतलब स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिनको कानों से लेकर सुनाई वगैरह दिक्कत है, विजुअल मतलब दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा एसएलडी। जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका अधिगम का एक विशेष क्षेत्र प्रभावित होता है, एक खास पक्ष प्रभावित होता है, क्योंकि उनकी मेंटली स्ट्रक्चर इस तरीके से जन्मजात, जब वो जन्म लेते हैं बाई एक्सीडेंटल और किसी भी परिस्थिति से ऐसा बन जाता है कि उसको बदला नहीं जा सकता। तो उससे उनका एक खास पक्ष प्रभावित हो जाए। जैसे आपने डिसलेक्सिया वाले बच्चे पढ़े होंगे तो उनका पठन क्षेत्र प्रभावित होता है, डिस्कैलकुलिया बच्चों का गणना क्षेत्र प्रभावित होता है। इस तरीके से इनका खास एक अधिगम का खास पक्ष प्रभावित होता है। तो किस तरीके के बच्चों को स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, एसएलडी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उनके कार्य को मान्यता देता है, तो बताइए किस तरीक़ा का मूल्यांकन है। क्या वो योगात्मक है, या स्टैंडर्डाइज है, फॉर्मेटिव है, या स्टैंडर्डाइज रेफरेंस है।
तो यहाँ अध्यापक क्या कर रहा है, एक महीने की अवधि के अंतराल में, हर एक महीने में, ठीक है, विद्यार्थी को निबंध लेखन के लिए ड्राफ्ट सहयोग देता है, ठीक है। फिर हर विद्यार्थी की जो मतलब उन्नति है, प्रोग्रेस है, उस पर गौर भी करता है। तो ये इस तरीके का मूल्यांकन आप कहेंगे फॉर्मेटिव या रचनात्मक। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव आप लर्निंग के साथ साथ करते चलते हैं। अगर समेटिव की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका मैंने अभी बताया सत्र के अंतर में होता है। और आपका स्टैंडर्डाइज की बात करें, इसमें आप हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम बना देते हैं कि हर बच्चा उसी में आ जाएगा। बट यहाँ कहा गया है एक एक बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से उस पर निगाह अवलोकन का ऑब्जर्वेशन करता है टीचर, है ना। इस बात से आपको की पॉइंट से क्लियर हो गया होगा क्यों हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि परिपक्वता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? क्या वो आनुवंशिकता है, वातावरण है, धर्म है या संस्कृति है? तो जो मैच्योरिटी है वो आपकी किससे रिलेटेड है? वो आपकी सीधे से तौर पे आनुवंशिकता से संबंधित है। उसमें आपका सोशल एनवायरनमेंट या सांस्कृतिक वातावरण का इतना प्रभाव नहीं है। और ये स्व होने वाली क्रिया है, स्वयं होने वाला, मतलब एक जनरल तौर पे खुद से प्रोसेस होती है। इसमें बाहरी तौर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला। हाँ, कई केसेस में ये पाया गया है कि आपकी मैच्योरिटी को भी इन्वायरमेंट के माध्यम से इफ़ेक्ट किया जा सकता है, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। सामान्य तौर पर ये कैसी प्रक्रिया है, ये इसका जो कारक है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो समावेशी शिक्षा है किसका समर्थन करती है? क्या सेग्रीगेशन का करती है, पृथकीकरण, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का, डिफ्रेंसिएशन का, इक्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स का? पहले आप इसका 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। और जो मेरा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। अब सेग्रीगेशन कभी भी, ये बात ध्यान रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी सेग्रीगेशन पे बात नहीं करती, पृथकीकरण पे बात नहीं करती, इसी का वो विरोध करती है। तो ये ऑप्शन कट जाता है। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि हर बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में ये कहा गया है हर बच्चों की नीड को पूरा करते हुए हम उन्हें शिक्षा देंगे। तो यहाँ सामान्य तौर पर नियम नहीं बनाए जाएंगे, ये बात भी करती है। अब हो सकता है आप इन दोनों में कन्फ्यूज़न रखते हो कि एक आप डिफ्रेंसिएशन, एक इक्वालिटी बेस्ड। अब डिफरेंट इक्वालिटी बेस्ड क्यों नहीं हुआ? इक्वालिटी में कहा गया है कि हर बच्चे को समान रूप से आप चीज़ें देंगे, लर्निंग आउटकम जो है समान रूप से कराएंगे। कि अगर एक बच्चा मतलब डिसलेक्सिया है, एक बच्चा आपका डिस्कैल्कुलिया है, और एक बच्चे को आपका मान लो गतिज विकार है, मोटर उसका डिसऑर्डर है, तो इनको समान रूप से आप कैसे लर्निंग आउटकम्स करा सकते हैं? इनकी नीड के अनुसार आपको अलग अलग तरीके से इनके लर्निंग आउटकम्स देखने होंगे। तो ये भी आपका कट जाता है। अब डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया को आप उस तरीके से उसका पठन है तो उसमें कहीं ना कहीं भाषा के तौर पे आप उसे छूट देंगे। डिस्कैलकुलेट आपको मैथ में आपको जो गणना है, घड़ी से संबंधित चीज़ें उन्होंने नहीं कराएंगे, और आपको जो मोटर है उससे आप दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो सही सटीक ऑप्शन है वो आपका डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको क्लियरिटी हो गई होगी समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य या पीछे के बैकग्राउंड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। RCI मीन्स क्या है? क्या वो आपका रियलिटी बेस्ड करिकुलम इंस्ट्रूमेंट है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, राइट ऑफ चाइल्ड इन इंडिया है, रिफॉर्म काउंसिल ऑफ इंडिया है? अगर RCI एक्ट की बात करें, ये 1992 में आया था। आपका कितने में आया था? ये आपका आया था 1992। ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट सन है, ठीक है। तो इसमें बात की गई थी कि आपका सबसे इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें बात करी गई थी खासकर विकलांग बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, है ना। तो ये बात आपको फैक्चुअल बेस है, आपको याद ही रखनी। कई बार पूछा जाता है RCI एक्ट किससे संबंधित है ना, तो विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये समावेशी शिक्षा आधारित है समता पर, समानता पर, मानक नियम पर, विशेष अपंगों के लिए। तो जो समावेशी शिक्षा है, मैंने अभी आपसे बात करी थी कि इसका संबंध आपका समानता से नहीं है, सभी को आप एक समान नहीं, मानक स्टैंडर्डाइज रूल से नहीं बना सकते। विशेष अपंगों के लिए बात ही करती है, विशेष स्कूल भेजने की कोई बात ही नहीं करती, वो तो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। तो जो इनका मेन आंसर सही होगा वो है समता, इक्विटी बेस्ड, ना कि इक्वालिटी बेस्ड। ये आपको विशेष डिफरेंस याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। लर्निंग कर्व अधिगम वक्र जो हैं वो किस कारक पर निर्भर नहीं करते? नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, नेचर ऑफ लर्नर, टीचर क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ विच लर्निंग टेकन प्लेस? अगर आपकी बात करें लर्निंग कर्व की, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा याद दिला लूँ कि आपने 4 तरह के लर्निंग कर्व के बारे में पढ़ा होगा। एक आपका होगा लीनियर रैखिक, एक आपका होगा उन्नतोदर, है ना, एक आपका होगा उन्नतोदर मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, एक आपका होगा एस सेफ, ठीक है। तो ये 4 आपके लर्निंग कर्व हैं।
ये आपको बात याद रखनी है। रैखिक मतलब इसमें आपका एक तरीके से आपकी लर्निंग होती चली जाती है, और न तो दर में ऊपर से नीचे मतलब होगी, फिर पठार आएगा, फिर आपका कम हो जाएगी, न तो दर में नीचे से ऊपर मतलब बढ़ेगी आपकी लर्निंग, और एस शेप में आपकी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, इस तरीके से। तो अगर बात करें क्वेश्चन की लर्निंग का आउटकम किससे पर निर्भर नहीं करता, कि नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल है, नेचर ऑफ लर्नर है, टीचर क्वालिफिकेशन है, कंडीशन इन विच लर्निंग टेकन प्लेस है। तो जो लर्निंग कर्व है वो स्पेशली आपका लर्नर से कनेक्ट है, ना कि टीचर क्वालिफिकेशन से। यहाँ सीधी तौर पर आपका थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाता है इसको देख के, क्योंकि यहाँ नहीं वर्ड लिखा है। इस बात पे भी आपको गौर करना है। अगर अगली क्वेश्चन की बात करें, किसी भी कौशल को सीखने का पहला चरण क्या होगा? प्रैक्टिस होगा, मैनिपुलेशन होगा, इमिटेशन होगा, नेचुरलाइजेशन होगा। तो किसी भी जब कौशल को हम सीखते हैं तो सब प्रैक्टिस तो उसमें एकदम से करना शुरू नहीं कर देंगे। मैनिपुलेशन मतलब चीज़ों को हिलाना डलाना, ये तो तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट की समझ हो। नेचुरलाइजेशन मतलब कॉन्सेप्ट बनाना, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इमिटेशन मतलब उस चीज़ को देखकर खुद से करना होगा, उसे कहते हैं इमिटेशन, है ना। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका इमिटेशन। आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्यों इमिटेशन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके सबसे उच्च स्थान पर क्या है उसके संशोधित रूप में। तो पहले बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की संशोधित रूप की। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम ने दी थी, ये बात सबको पता है। उनके एक शिष्य थे एंडरसन। इन्होंने 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को संशोधित किया, और इन्होंने सबसे उच्च स्तर पर इसको दिया, इन्होंने सबसे उच्च स्तर पर क्रिएटिंग को दिया। ये मैंने आपको बताया जैसे 2001 में इसको संशोधित किया गया, किसने किया? एंडरसन ने। ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि आगमन विधि का क्रम क्या है, ठीक है। क्या इसमें अवलोकन, सामान्यीकरण और निष्कर्ष में कौन सा पहले कौन सा बाद में आता है? तो अवलोकन विधि हमारी है एग्जाम्पल टू रूल, ये बात ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले चीज़ आती है क्या? एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊंगा तो आप सुनेंगे देखेंगे, तो सबसे पहले आप अवलोकन करेंगे नंबर 1। उसके बाद अवलोकन करने के बाद उसे आप जनरल तौर पे देखेंगे, जनरलाइज़ करेंगे उस चीज़ को, कि ठीक है ये एग्जाम्पल है तो ये जनरल हर कॉन्सेप्ट में यही फिट बैठता है, या अलग अलग चीज़ परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। तो नंबर 2 आएगा आपका। उसके बाद आप एक रूल का या फॉर्मूले का निर्माण करेंगे, निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जो हर एक उस तरीके की हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर पाएँ। तो ये 1 2 3 आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक शिक्षक क्लास में बच्चों को सिखाता है कि प्रकाल की मदद से कैसे 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, एंगल का निर्माण कर सकते हैं। सभी बच्चे अध्यापक को बारीकी से देखते हैं, फिर खुद से उस चीज़ को करते हैं। बताइए किस तरह की शिक्षण विधि है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर है, प्ले वे। तो सीधे तौर पे पहले अध्यापक इसको करके दिखा रहा है, बाद में बच्चे से स्वयं कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है? आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना। आई होप कि आपको पता समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप अपने जूते को एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को इस जगह से हटा दिया जाता है। मतलब जूते आप एक स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं जहाँ रैक रखी हुई है, बट रैक को हटा दिया फिर भी आप उस जगह पे जा रहे हैं। तो इस किस चीज़ को दर्शाता है? पुनर्वलन को, अंतर्दृष्टि को, मूल प्रवृत्ति को, अनुबंधन को। तो ये जो चीज़ है कि रैक हट गई है फिर भी आप उसी जगह पर बार बार जा रहे हैं, आप उस जगह से आपका कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी बन गई है, उससे अनुबंधन हो गया है आपका। तो ये अनुबंधन को दर्शाता है। यहाँ कोई बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है आपकी, अंतर्दृष्टि इंस्टीट्यूशन नहीं है आपकी, यहाँ कोई आपको पुनर्बलित नहीं कर रहा है, किस तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ अनुबंधन है बेसिकली। अगर बात करें पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु क्या है? प्रस्तावना है, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री है, प्रस्तुतिकरण। तो जो पाठ्य योजना है उसका मुख्य उद्देश्य आपका विशिष्ट उद्देश्य है। क्यों? प्रस्तावना है, अदर चीज़ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो आप प्रस्तावना मतलब पिछले ज्ञान से क्या जोड़ेंगे? आपको पता ही नहीं है आपको आगे क्या चीज़ पढ़ानी है, आगे का नहीं पता तो पीछे कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आपको उद्देश्य नहीं पता उसके बेस पे आप सामग्री कैसे तय करेंगे, है ना। और अगर ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण क्या कर सकते हैं? तो इसका जो मेन जो की पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्यों का होना। तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हुई होगी, और आपको पता चला होगा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो किस कॉन्सेप्ट पर आपको आगे चल के काम करना है। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।